इस वक्त दुनिया में कई किस्म के एनिमल्स मौजूद हैं। इनमें बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी तादाद बहुत कम रह चुकी है और आने वाले कुछ ही सालों में इनकी नस्ल दुनिया से खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे जानवर हैं जो आज से कुछ साल पहले हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी नस्ल इस दुनिया से खत्म हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं क्वागा की। इस तस्वीर में आपको ये एनिमल सामने से ज़ेब्रा जैसा और पैक से एक घोड़े जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एनिमल मौजूदा ज़ेब्रे की स्पीशीज था। ये एनिमल साउथ अफ्रीका के एरिया में पाए जाते थे, लेकिन डच और ब्रिटिश कॉलोनीज ने इस एनिमल का बहुत ज्यादा शिकार किया, जिसकी वजह से साइंसदानों के मुताबिक 1878 में इस एनिमल की नस्ल दुनिया से खत्म हो गई। जिस तस्वीर को आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्वागा की आखिरी तस्वीर है। ये एक फीमेल क्वागा थी जिसे एक जू में रखा गया था। जब ये क्वागा मरी तो वहाँ के लोगों ने कहा कि एक और क्वागा को मंगवाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में उन्हें ऐसा कोई भी एनिमल नहीं मिला, जिसके बाद लोग समझ गए कि इस एनिमल की नस्ल दुनिया से खत्म हो गई है। इसके बाद बात करते हैं बर्बरी लायन की। ये लायंस मौजूदा लायंस की सब स्पीशीज हुआ करते थे। ये लायंस बहुत ज्यादा खतरनाक थे जो नॉर्थ अफ्रीका के एटलस माउंटेन्स में पाए जाते थे। असल में ये एक पहाड़ी एरिया है, यहाँ बर्फ भी पड़ती है, जिसकी वजह से ये एरिया बहुत ज्यादा ठंडा है और इस लायन के चेहरे और बॉडी पर मौजूदा लायन की निस्बत बहुत ज्यादा बाल हुआ करते थे, जिसकी वजह से ये लायन सर्दी से बचता था। साथ ही उन लायंस के बालों का कलर भी ब्लैक हुआ करता था। ये एनिमल बहुत ज्यादा पुराना था। ये एनिमल एंशिएंट इजिप्शियन में भी पाया जाता था, लेकिन इंसान इस एनिमल का बहुत ज्यादा शिकार करने लगा, जिसकी वजह से इसकी नस्ल दुनिया से खत्म हो गई। ये उस लायन की आखिरी तस्वीर है जिसे जहाज से उड़ते हुए खींचा गया था। साइंसदान के मुताबिक इस इमेज के बाद इस लायन को फिर कभी नहीं देखा गया। इसके बाद पैसेंजर पिजन की बात करते हैं। लोगों का कहना है कि जब ये कबूतर ग्रुप्स में उड़ा करते थे तो इनसे आसमान कवर हो जाता था और इनका ग्रुप इतना ज्यादा बड़ा होता था कि इनको सर के ऊपर से गुजरने में घंटों लग जाते थे, जिसका मतलब है कि इनकी पॉपुलेशन बिलियंस में हुआ करती थी। लेकिन फिर लोगों ने इस परिंदे का बहुत ज्यादा शिकार किया और फिर एक ऐसा वक्त आया कि इस परिंदे की नस्ल भी दुनिया से खत्म हो गई। इस इमेज को देखें, ये पैसेंजर पिजन की आखिरी तस्वीर है जो एक पिंजरे में कैद थी और ये 1914 में मर गई थी। साइंसदान के मुताबिक इसकी नस्ल दुनिया से खत्म हो गई। हो सकता है दुनिया के किसी कोने में इसकी नस्ल मौजूद हो, लेकिन फिर दोबारा इस परिंदे को नहीं देखा गया। इसके बाद बात करते हैं कैरोलिना पैराकीट की। ये पैरट की कलरफुल और बहुत खूबसूरत स्पीशीज हुआ करती थी। साइंसदान के मुताबिक किसी दौर में इनकी तादाद मिलियंस में हुआ करती थी और ये फ्रूट्स वगैरह खाते थे। साथ ही ये कोकोलैबुलर नामी एक पौधे के बीज खाते थे। ये बीज जहरीले होते थे। इनको खाने के बाद ये परिंदे टॉक्सिक हो जाते और जो भी जानवर इनको खाता वो भी मर जाता और कैट्स इनको खाती थी। खाने के बाद वो भी मर जाती। इस तरह इन परिंदों की पॉपुलेशन कम होती गई। इसके अलावा 19वीं सदी में लोग इनका शिकार बहुत ज्यादा करने लगे। साइंसदान के मुताबिक ये दुनिया में उस परिंदे की आखिरी तस्वीर है। इसे भी उसी पिंजरे में रखा गया था जिसमें पैसेंजर पिजन था। लोगों के मुताबिक इसके बाद इस परिंदे को कभी नहीं देखा गया। इसके बाद बात करते हैं थैलोसाइन की। इसे तस्मेनियन टाइगर भी कहा जाता है, लेकिन ये टाइगर की फैमिली में से नहीं है। असल में ये डॉग्स की तरह दिखाई देते थे और इसकी बॉडी पर टाइगर की तरह निशान भी होते थे, लेकिन ना ही ये डॉग्स थे और ना ही टाइगर। ये मार्सुपियल थे। मार्सुपियल ऐसे मैमल्स को कहा जाता है जिनके बच्चे शुरू के टेस्ट में अपनी मदर के पाउच में रहते थे। ये अपने से छोटे एनिमल का अकेले में शिकार करते थे। ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मेनिया में पाए जाते थे। असल में ये किंगो नामी डॉग की एक बहुत पुरानी ब्रीड थी। ये डॉग्स ऑस्ट्रेलिया में कुदरती तौर पर नहीं पाए जाते थे, बल्कि इनको ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था, जिसकी वजह से ये एनिमल 3000 साल पहले ही ऑस्ट्रेलिया से खत्म हो गया था और जो पॉपुलेशन तस्मेनिया में बची थी उनको शिकार करके मार दिया गया। अब इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लोगों के मुताबिक ये दुनिया के आखिरी फीमेल थैलोसाइन की है, जो 1936 में एक जू में अच्छा ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से मर गई। इसके बाद बात करते हैं गोल्डन टॉड की।
ये एनिमल एक ही बार पूरी दुनिया में सिर्फ कोस्टा रिका के जंगलों में मिले थे। इनका कलर बहुत ज्यादा ब्राइट होता था, जिसकी वजह से ये देखने में काफी खूबसूरत लगते थे। वैसे टॉड और फ्रॉग दोनों मुख्तलिफ फैबियंस होते हैं। इन एनिमल को 1966 में डिस्कवर किया गया था। जब 1987 में इनकी पॉपुलेशन काउंट की गई तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इनकी आखिरी ग्रुप तस्वीर थी। उसके बाद 1988 में जब दोबारा से इनकी पॉपुलेशन काउंट की गई तो सिर्फ 10 से 11 ही गोल्डन टॉड्स मिले, और जब 1989 में एक बार फिर से इनकी पॉपुलेशन काउंट की गई तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मेल गोल्डन टॉड मिला, जिसके बाद काफी तलाश करने के बाद 2004 में कहा गया कि इनकी नस्ल दुनिया से खत्म हो गई। साइंसदान के मुताबिक इनको एक बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से इनकी नस्ल बहुत तेजी के साथ खत्म हो गई। इसके बाद बात करते हैं बुबल हार्पीस्ट की। ये हार्पीस्ट की सब स्पीशीज में से एक जानवर था। इनको सबसे मुख्तलिफ इनका कलर बनाता था, जो रेत की तरह का होता था। इसीलिए ये नॉर्थन अफ्रीका के रेगिस्तान में आसानी से छुप जाया करते थे। इनका शिकार सबसे ज्यादा बार्बरी लायन करता था। 1830 के बाद इनको बहुत ज्यादा शिकार किया जाने लगा, जिसकी वजह से इनकी नस्ल दुनिया से खत्म हो गई। 1917 में 15 बुबल हार्पीट्स को देखा गया, और जिसने इनको देखा था वो एक शिकारी था। उसने 12 एनिमल्स को मार दिया और फिर 3 एनिमल बच गए। ये इस एनिमल की आखिरी तस्वीर है। इस तस्वीर को पेरिस के जू में 1930 में खींचा गया था। इसके बाद बात करते हैं इस एनिमल की। अर्जेंटीना में एक आदमी अपने खेतों में घूम रहा था तो अचानक उसकी नजर इस चीज पर पड़ी। ये चीज देखने में गोल लग रही थी। जब आसपास के लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने कहा कि ये चीज अंडे जैसी लग रही है, और इतना बड़ा अंडा डायनासोर का हो सकता है। इसके बाद जब साइंसदानों को बुलवाया गया तो पता चला कि ये डायनासोर का अंडा नहीं बल्कि एक जानवर का शेल है, और ये शेल ऐसे जानवर का है जिनकी नस्ल इस वक्त तो दुनिया में नहीं है, लेकिन ये आज से 10,000 साल पहले जमीन पर हुआ करते थे, जिनको क्लेप्टोडॉन कहा जाता था। हैरान करने वाली बात यह है कि 10,000 साल गुजर जाने के बाद भी इस जानवर का ये शेल आज भी बिल्कुल सही सलामत है। ये जानवर अपने इस शेल का इस्तेमाल अपनी हिफाजत के लिए करता था। जब इस शेल का वजन किया गया तो पता चला कि इसका वजन 1100 किलोग्राम है, जिसे देखकर साइंसदान सर पकड़कर बैठ गए। जरा सोचिए, जिस जानवर के शेल का वजन ही 1100 किलोग्राम हो, उस जानवर के खुद का वजन कितना ज्यादा होगा और वो साइज में कितना बड़ा होगा। बलूचिस्तान में बिला के नाम से एक शहर मौजूद है। इस शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी एरिया आता है। इस पहाड़ में बहुत सारी केव्स मौजूद हैं, जिनको गुंदरानी या शहर रुगान भी कहते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इन केव्स को किसने बनाया और कब बनाया ये आज तक किसी को नहीं पता चल सका, लेकिन फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि ये केव्स 1300 साल पुरानी हैं। इस जगह को कई नामों से पुकारा जाता है, जिनमें पुराने घर, शहर रुगान, टाउन ऑफ माई गुंदरानी और हाउस ऑफ स्पिरिट्स शामिल हैं। इन केव्स के बारे में किसी को ज्यादा कुछ नहीं पता, जिसकी वजह से इन केव्स के बारे में 3 कहानियां काफी फेमस हैं। पहली कहानी के मुताबिक कहा जाता है कि यहाँ पर बुल्द सल्तनत के लोग रहते थे और इन गारों को 7वीं सदी में बनाया गया। कई साइंसदान का कहना है कि इन केव्स के डिजाइन और बनावट से ऐसा लगता है जैसे इनको बुद्धिस्ट लोगों ने बनाया हो। दूसरी कहानी के मुताबिक यहाँ एक बादशाह की हुकूमत थी। इन पहाड़ों के नीचे से लेकर ऊपर तक केव्स मौजूद हैं। ऊपर वाले केव्स उसी बादशाह के थे। बादशाह का केव 2 जगहों से खुला हुआ था। उस बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। कहा जाता है कि बादशाह की बेटी को 6 जन्नात अपने साथ ले जाना चाहते थे। अपने बेटी को उन जन्नात से बचाने के लिए बादशाह ने 7 लोगों को भेजा, लेकिन कोई भी बादशाह की बेटी को छुड़ा ना पाया। आखिर में एक शहजादा जन्नात से बादशाह की बेटी को छुड़ा लाया, जिसके बाद वो काफी देर तक इन गारों में रहे। तीसरी कहानी माई गुंदरानी की है। ये कहानी सबसे ज्यादा फेमस है। इस कहानी के मुताबिक एक नेक औरत थी जिसका नाम माई गुंदरानी था। उस औरत ने अपनी जान की कुर्बानी देकर आम लोगों को बचाया और बुरी रूहों को भी मार दिया, जो यहाँ के लोगों को और उनके एनिमल्स को नुकसान पहुँचाती थी। माई गुंदरानी को इन्हीं गारों के करीब दफनाया गया है। यहाँ माई गुंदरानी का मजार भी है।
इन गारों में बहुत छोटे छोटे कमरे हैं और दीवारों में लैंप्स रखने की जगह है। इसके अलावा कुछ गारों में किचन भी हैं और सहन भी। नीचे वाले हिस्से में मौजूद केव्स के अंदर जाने का रास्ता है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में मौजूद केव्स में जाया नहीं जा सकता। 19वीं सदी में यहाँ एक अंग्रेज आया था। उसने इन गारों को स्टडी किया और इनकी तादाद 1500 बताई, लेकिन इन केव्स की केयर नहीं की गई, जिसकी वजह से बहुत सारी केव्स तबाह हो गई और अब सिर्फ यहाँ 500 केव्स मौजूद हैं। इन केव्स को किसने बनाया इसके बारे में आज तक नहीं पता चल सका और कहा जाता है कि यहाँ जुनाद का साया है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्लेस की। कराची से 29 किलोमीटर के फासले पर चुकंडी का कब्रिस्तान आता है। इस कब्रिस्तान को 15वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान बनाया गया था। चुकंडी का मतलब 4 कोने होता है। कहा जाता है इस कब्रिस्तान को चुकंडी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कब्र के भी 4 कोने होते हैं। इस कब्रिस्तान में कई बड़े राजा, बुजुर्ग और सूरमा दफन हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान के बारे में ये बात बहुत ज्यादा फेमस है कि इस जगह पर साया है, यानी यहाँ पर जिन्नात का कब्जा है। इस जगह का शुमार सिंध के सबसे हॉन्टेड इलाकों में किया जाता है। इस कब्रिस्तान के करीब रहने वाले लोगों का कहना है कि रात के वक्त कब्रें गर्म होना शुरू हो जाती हैं और फिर कब्रिस्तान में से चीखों की आवाजें आती हैं। लोगों को इस जगह के पास जाने से मना किया जाता है। कि आप इस कब्रिस्तान के बारे में जानते हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके पास सैफुल मुलूक लेक की बात करते हैं। ये लेक नारान में मौजूद है। इस लेक का शुमार पाकिस्तान के खूबसूरत लेक्स में किया जाता है क्योंकि इस लेक के इर्द गिर्द बर्फ से ढके पहाड़ हैं, जिससे ये झील बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है और इस झील का शुमार ताज़ा पानी की झीलों में किया जाता है। गर्मियों को इस झील को देखने बहुत ज्यादा लोग आते हैं। इस लेक के बारे में एक कहानी बहुत ज्यादा फेमस है कि मिस्र का एक शहजादा था जिसका नाम सैफुल मुलूक था। उसे ख्वाब में एक परी नजर आई जिसका नाम बदिउल जमाल था। ये शहजादा इस परी को तलाश करने के लिए निकल पड़ा और 6 साल तक दुनिया में घूमने के बाद इसको एक बुजुर्ग ने बताया कि ये परी नारान में मौजूद एक झील में रहती है। जिसके बाद वो शहजादा इस झील पर आ गया। कहानी के मुताबिक उसने 40 दिनों तक यहाँ चिल्ला काटा और फिर 14वीं की रात को परी बदिउल जमाल इस झील से बाहर निकली, जिसके बाद इस झील का नाम सैफुल मुलूक रखा गया। ये कहानी लगती है, लेकिन ये लेक बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ बहुत ज्यादा रश होने की वजह से लोगों ने इस झील को बहुत ज्यादा गंदा कर दिया है, जिससे इस झील की खूबसूरती कम होती जा रही है। इसके बाद बात करते हैं लाहौर फोर्ट की। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाहौर में शीश महल के बारे में आपने सुना होगा। इसे शाहजहां ने बनवाया था। इस महल के नीचे तहखाना है। इस तहखाने में बादशाह गर्मियों में आकर रहता था, क्योंकि इसको बनाया ऐसे गया था कि सख्त गर्मी में भी ये जगह बहुत ज्यादा ठंडी थी और जब इस किले पर हमला होता तो बादशाह इस जगह आकर छुप जाता और इस जगह से बादशाह को फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इस तहखाने के नीचे कई सुरंगें बनी थी जिससे महल से बाहर निकला जा सकता था। इसके अलावा इस पूरे फोर्ट में बहुत सारी सुरंगें मौजूद हैं, जिनमें कुछ सुरंगों को फाइंड किया गया है, लेकिन बहुत सारी सुरंगें फाइंड नहीं हो सकी। कुछ सुरंगें तो दिल्ली तक जाती हैं, लेकिन कुछ सुरंगें दुश्मन को चकमा देने के लिए बनाई गई, जो आगे जाकर बंद हो जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ सुरंगों की तादाद कई 100 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो सुरंगें कहाँ है किसी को नहीं पता चल सका। जिन सुरंगों को फाइंड किया गया था अब उन्हें भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि इन सुरंगों में कई खतरनाक जानवर रहते हैं। इन सुरंगों की वजह से ये किला पूरी इसरार प्लेसेस की लिस्ट में शामिल हो जाता है। इसके पास शेखुपुरा की बात करते हैं। इस सिटी को पहले जहांगीरपुरा भी कहा जाता था, क्योंकि मुगल बादशाह जहांगीर यहाँ आकर क्याम करता था। शेखुपुरा फोर्ट को जहांगीर के दौर में ही तामीर करवाया गया था। फिर इस जगह पर सिखों ने कब्जा कर लिया। सिखों के बाद इस किले को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। आज इस किले की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जब आप इस जगह जाएंगे तो आपको टूटी फूटी इमारतें नजर आएंगी। इस किले के अंदर एक हवेली भी मौजूद है जिसकी 6 मंजिलें हैं। इस वक्त ये हवेली बहुत ज्यादा खौफनाक दिखाई देती है। यहाँ पर चमगादड़ और चूहे रहते हैं। इसके अलावा लोगों का कहना है कि यहाँ जिन्नात का कब्जा है और उनको यहाँ बुरी औरतें नजर आती हैं।
हैरान करने वाली बात यह है कि इस फोर्ट को तामीर करवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मजदूरों के साथ कुछ अजीबोगरीब वाकयात पेश आए और फिर इसका काम रोकना पड़ा। इस तस्वीर को देखें, इसमें आपको कुछ ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये ऐसे स्टार्स हैं जिनके चारों तरफ एलियन का मेगा स्ट्रक्चर हो सकता है। इस बात को CNN ने, लाइव साइंस और NBC ने अपनी वेबसाइट पर कहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ टाइम पहले ऐसे स्ट्रक्चर को नामुमकिन कहा जा रहा था, तो वहीं अब साइंसदान क्यों कह रहे हैं कि ये एलियन का स्ट्रक्चर हो सकता है? इस एलियन स्ट्रक्चर को डायसन स्फीयर का नाम दिया गया है। आखिर ये डायसन स्फीयर क्या है और इसे कब और कैसे फाइंड किया गया? क्या तस्वीर में दिखाई दे रहे ब्लैक डॉट्स डायसन स्फीयर हैं या फिर कुछ और? इन सभी सवालों के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर डायसन स्फीयर क्या होता है। 1960 में एक साइंसदान ने एक आर्टिकल पब्लिश किया। इस पेपर में उस साइंसदान ने एक ऐसे स्ट्रक्चर का जिक्र किया जिसको एक स्टार के चारों तरफ बनाया जाए और स्टार की सारी रोशनी उस स्ट्रक्चर में जमा हो और फिर जरूरत के मुताबिक उस एनर्जी को जमीन पर भेजा जाए। उसने इस स्ट्रक्चर का आइडिया इसलिए दिया क्योंकि साइंसदानों के मुताबिक हमारा सूरज बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज करता है और उस एनर्जी का कुछ हिस्सा ही जमीन तक पहुंच पाता है और बाकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। सूरज की सारी एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए उसने ये आइडिया दिया जिसे डायसन स्फीयर का नाम दिया गया। लेकिन इस आइडिया को बेकार और इम्पॉसिबल कहा गया क्योंकि सूरज हमारी जमीन से 109 गुना ज्यादा बड़ा है। ये इतना बड़ा है जिसमें 13 लाख जमीनें आसानी से फिट हो जाएंगी। इन सारी चीजों को जानते हुए उसने ऐसी जगह डायसन स्फीयर बनाने का आइडिया दिया यहाँ वो स्ट्रक्चर सूरज की गर्मी की वजह से खराब ना हो। तो भी ऐसे डायसन स्फीयर का इनर सरफेस एरिया जमीन से 60 करोड़ गुना ज्यादा होगा और जमीन पर इतना मटेरियल है ही नहीं जिसे डायसन स्फीयर को बनाया जा सके। इसीलिए इस आइडिया को बेकार और इम्पॉसिबल कहा गया। लेकिन कुछ टाइम पहले 2 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए। पहले पेपर को आर्कसिव नामी वेबसाइट पर 23 मार्च 2024 को पब्लिश किया गया जिसका टाइटल ये था, और दूसरा पेपर रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में 6 मई 2024 को पब्लिश किया गया जिसका टाइटल ये था। ये बात मैं आपको बता दूं, सभी स्टार्स अपने अपने हिसाब से अलग अलग स्केल और अमाउंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशंस को खारिज करते हैं जो ज्यादातर 4 तरह की होती है: रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स और गामा रेस। साइंसदानों की एक टीम है जिसका काम है एक्सोप्लैनेट और स्टार्स में होने वाली अजीबोगरीब हलचल को स्टडी करना। उस टीम ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाया सैटेलाइट से और वाइस टेलीस्कोप के जरिए 6500 लाइट ईयर के रेडियस में मौजूद तकरीबन 50 लाख स्टार्स को स्टडी किया और उन्होंने कुछ स्टार्स में बहुत अजीब हलचल को नोटिस किया। असल में उन्होंने इन स्टार्स की वेवलेंथ में IEE को फाइंड करने की कोशिश की। IEE का मतलब है इंफ्रारेड एक्सेस इमिशन। आखिर इस चीज का एलियन से क्या ताल्लुक है? देखिए, स्टार्स बहुत ज्यादा हीट को स्पेस में खारिज करते हैं जिसकी वजह से इसकी हीट को अल्ट्रावायलेट में देखा जा सकता है। अगर किसी भी स्टार में UV रेज से ज्यादा किसी और वेव की मकदार ज्यादा हो तो उसका मतलब होता है वहाँ कुछ गड़बड़ है जिससे वो स्टार नॉर्मल से मुख्तलिफ दिखाई देता है। साइंसदान का कहना है अगर किसी स्टार के गिर्द डायसन स्फीयर मौजूद हुआ तो स्टार की सारी एनर्जी उस स्ट्रक्चर के अंदर जमा होगी जिससे हीट उस स्ट्रक्चर से इंफ्रारेड की शक्ल में खारिज होगी। और जिन 5 लाख स्टार्स को साइंसदानों ने स्टडी किया था उनमें 60 स्टार्स ऐसे थे जिनसे 60 गुना ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन खारिज हो रही थी। अगर इंफ्रारेड की मकदार डबल या ट्रिपल होती तो साइंसदानों को ये चीज नॉर्मल लगती, लेकिन वहाँ तो 60 गुना ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन खारिज हो रही थी। ऐसी चीजें 2 कंडीशंस में हो सकती हैं। नंबर 1, या तो वो कोई स्टार नहीं है। अगर वो स्टार है तो वो ऐसी कैटेगरी का स्टार है जिसे साइंसदानों ने अभी डिस्कवर नहीं किया। दूसरी कंडीशन के मुताबिक उस स्टार के गिर्द कोई मेगा स्ट्रक्चर मौजूद हो सकता है जिससे इतनी ज्यादा इंफ्रारेड खारिज हो रही है। पहली कंडीशन वाली बात लॉजिकल लगती है, जबकि दूसरी कंडीशन वाली बात मसालेदार लगती है जिसको चिल्लाकर स्पेस एजेंसीज या न्यूज चैनल अपनी TRP को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये स्टार डायसन स्फीयर ही होंगे, यानी इन स्टार के गिर्द एलियन का स्ट्रक्चर मौजूद है। इस न्यूज ने सबको हैरान कर दिया। अब यहाँ एक सवाल आता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे पता चल सके कि किसी स्टार के गिर्द डायसन स्फीयर है या नहीं? मैं आपको बता दूं, एक तरीका है। इन स्टार्स में 7 स्टार्स हमारी जमीन के 1000 लाइट ईयर के रेडियस में मौजूद हैं
जिनका कि टाइसन स्फीयर होने की बात की जा रही है। ये सारे स्टार्स M क्लास ड्वार्फ स्टार्स हैं, जिनका साइज सूरज से काफी छोटा और रोशनी कम होती है, जिसकी वजह से साइंसदान को लगता है कि वहाँ टाइसन स्फीयर है। लेकिन साइंसदान का कहना है कि हो सकता है इन स्टार्स के आसपास कोई नेबुला मौजूद हो, जिसकी वजह से हो सकता है जो रीडिंग साइंसदानों को मिली हैं वो इस नेबुला की वजह से हो, जिसको साइंसदानों ने टाइसन स्फीयर समझ लिया। इसके अलावा साइंसदानों ने यह भी कहा है कि जब दो सितारे एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो इनसे सेम ऐसी हीट खारिज होती है जैसी इन स्टार्स के आसपास देखी गई। इस चीज की हकीकत क्या है, इसके बारे में जानने के लिए उन स्टार्स को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया जाएगा, क्योंकि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप बादलों से पार चीजों को आसानी से देख सकता है और उसे पता चल सकता है कि उन स्टार से इतनी ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन क्यों खारिज हो रही है। ये बात मैं आपको बता दूं, इंसान जितना मर्जी तरक्की कर जाए, अल्लाह ने इंसान की एक हद रखी है, वो उस हद से आगे नहीं जा सकता। अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंसान किसी स्टार के गिर्द ऐसे स्ट्रक्चर बना सकता है, वरना नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।